कच्चापुर की नदी में सोने कंकर बहते हैं। उन सोने के कंकरों को सरकार के हाथ लगने से पहले ही गरुड़ा चुरा लेता है। उन चुराए हुए सोने के कंकरों को गरुड़ा अपने बड़े भाई भल्लाला देवा तक पहुंच जाता है और भल्लाला देवा उन कंकरों को अर्जुन लाल की मदद से चेक पोस्ट के उस पार डीलर तक पहुंच जाता है। ये तीनों उस नदी और सोने के रक्षक हैं। अगर नदी से सोना निकल भी लिया तो वहां से लेकर नहीं जा पाओगे। लेकर चले भी गए तो चेक पोस्ट पर पुलिस और अर्जुन लाल होंगे। वहीं से भी चले जाओगे तो डीलर हर किसी से सोना नहीं खरीदता है। हो गया तुम्हारा। अब मेरी बात सुनो। हमारे पुष्पा यहाँ पर नौकरी करने या चोरी छुपे काम करने के लिए नहीं आया है, तूफान की तरह आगे बढ़ने के लिए आया है। केशव की बातें सुनकर वो आदमी हंसने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि पुष्पा कौन है और क्या कर सकता है। पुष्पा अपने दोस्त के साथ मिलकर उस नदी पर काम करने के लिए जाता है। वहाँ पर मजदूरों की बुरी हालत थी और गरुड़ा उन पर अत्याचार कर रहा था। ये कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रहा है। मौका मिलते ही सबसे पहले इसी का कल्याण करना होगा। ऐसे कहते हुए पुष्पा और केशव वहाँ पर मजदूरों की तरह काम करने का नाटक करते हैं। तभी उन्हें ऐसे काम करते हुए देखकर वो आदमी आता है जिसे केशव ने पुष्पा की बहादुरी के किस्से सुनाए थे। वो आकर उनके सामने हंसने लगता है। तभी मजदूर काम छोड़कर हंसी मजाक कर रहे हैं। ये सोचकर गरुड़ा बड़े गुस्से में उनके पास आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, काम छोड़कर मजाक कर रहे हैं? ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मजाक होगा। ये कहते हुए गरुड़ा उस आदमी को मारने के लिए हथियार उठाता है। तभी बिना मौका दिए पुष्पा उसे खत्म कर देता है। वो देखकर सब हैरान हो जाते हैं और पुष्पा को फायर फायर कहकर पुकारने लगते हैं। आज से आप सब हंसते बोलते हुए काम कर सकते हैं, क्योंकि अब से यहाँ पर सिर्फ मैं रहूंगा। बल्ला आए या लाल, ये पुष्पा किसी के सामने झुकेगा नहीं। ऐसे पुष्पा सबसे पहले उस नदी पर अपना कब्जा जमा लेता है, लेकिन वहाँ से एक सोने का टुकड़ा भी बाहर नहीं लेकर जा पाता है। इसलिए वो भल्लाला देवा को मिलने के लिए बुलाता है। मैं यहाँ तुमसे कोई डील करने के लिए या तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे मेरा भाई का बॉडी दे दो, मैं यहाँ से चले जाऊंगा। मुझे लगा था कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपना भाई चाहिए। जिस बक्से में तुम बैठे हो उसी में तुम्हारा भाई है, लेकर चले जाओ। ऐसे भल्लाला देवा अपने भाई को लेकर वहाँ से चला जाता है और उस नदी की सारी जानकारी पुलिस वालों को देता है। तभी पुलिस वाले पुष्पा के पास आते हैं और पूछताछ करते हैं। सुना है कि तेरे पास सोने की नदी है और तू उस सोने की स्मगलिंग कर रहा है। हाँ, अब बिल्कुल सही सुना है इंस्पेक्टर साहब। मैं उनसे यहाँ पर एक सोना का महल बनवा रहा हूँ और एक चमचमत बाइफ्रॉस्ट भी। क्या मजाक करते हो साहब जी? आपको जितना वक्त चाहिए उतना वक्त लेकर हर कोने की तलाश कर सकते हो।
भल्लालदेवा होशियार है तो पुष्पा उससे 4 गुना ज्यादा होशियार है। भल्लालदेवा ऐसा करेगा, इसका बात का अंदाजा लगाकर सारा सोना और सारे औजारों को कहीं और ले जाकर छुपा देता है पुष्पा। और कुछ दिनों बाद अर्जुन लाल की मदद के बिना ही सोने को चेक पोस्ट के पार लेकर जाता है। ये बात अर्जुन लाल को पता चलते ही वो पुष्पा के पास आता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि पुष्पा डरता नहीं, सिर्फ डराता है। तुझे क्या लगता है नशे में धुत गरुड़ा को मारकर, दुखी भल्लालदेव को भगाकर, पुलिस वालों से झूठ बोलकर मुझसे बच जाएगा? पुष्पा, पुष्पराज नाम है मेरा। ना मैं किसी से डरता हूँ और ना ही किसी से बचता हूँ। मैं सिर्फ अपने रास्ते में आने वाले तुझ जैसे कीड़ों को उकड़कर फेंकता जाता हूँ। अर्जुन लाल पुष्पा की गरजती आवाज और भटकती आंखें देखकर डर जाता है और चुपचाप उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे पुष्पा एक एक कदम बढ़ते हुए आखिर में अपने मंजिल को पा लेता है। उन्नीस 1920 साल में कल्याणपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में जल सिंह नाम का एक ही व्यक्ति के पास पैसे थे। बाकी के सब शिकार करके ही अपना गुजारा करते थे। जल सिंह ऐसे रहता था जैसे कि उसे किसी भी गांव वालों से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी पत्नी और बेटी के अलावा किसी की परवाह नहीं करता था। क्या बात है मौसी जी, अब क्यों रो रही हो? चुटकी की तबीयत खराब है। यहाँ के वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैं जल सिंह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने 1 पैसा भी देने से साफ इनकार कर दिया है। मौसी जी, अपनी आंखें बंद करके ध्यान से सुनिए। आपको एक आवाज सुनाई देगी, लकड़ियाँ काटने की। पुष्पा तूफान की तरह पेट काट रहा है। दोपहर तक आपको पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद आप चुटकी का हॉस्पिटल लेकर जा सकते हो। ऐसे कहते हुए केशव वहाँ से चला जाता है। पुष्पा को उस गांव में कुल्हड़ी का देवता कहते हैं, क्योंकि जब भी वो कुल्हड़ी चलाता है, जब या तो किसी बुराई का अंत होता है या फिर किसी का भला होता है। दोपहर तक पुष्पा ढेर सारी लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर पैसे अपने दोस्त केशव को देता है। केशव उन पैसों को ले जाकर चुटकी की माँ को देता है। चुटकी की माँ उन्हें शुक्रिया कहकर वहाँ से अपनी बेटी को लेकर दूसरे गांव चली जाती है, अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए। पुष्पा, सारा गांव जानता है कि तुम ही उनकी मदद करते हो, फिर भी तुम उनकी मदद सामने से क्यों नहीं करते हो? पुष्पा, पुष्पराज, मैं वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई आकर मुझसे विनती करके जबरदस्ती काम करवाए। ये पुष्पा ऐसा है और वो जल सिंह ना किसी की मदद करता है और ना ही किसी की मदद लेता है। ऐसे में एक दिन जल सिंह की बेटी की तबीयत खराब होती है। उसे कितने अच्छे वैद्य के पास लेकर जाने पर भी, कितनी अच्छी दवाइयाँ खिलाने पर भी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तभी उसे एक वैद्य मिलता है जो उसकी बेटी को ठीक करने का एक उपाय बताता है। तुम्हारी बेटी का जान सिर्फ एक ही जड़ी बूटी से बच सकती है।
जिसका नाम अन्नी बुट्टी है। वो घूमकर जानवरों से भरे हुए काले जंगल में मिलती है। उसके पेट पत्थर से भी सख्त होते हैं और जब भी कोई भी उस पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी चलाता है तो उस पेड़ में से ऐसी भयानक आवाज आती है कि पेड़ काटने वाला डर के मारे वही मर जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितने भी खर्चा क्यों ना हो, चाहे कितने भी जाने क्यों ना जाए, मैं उस एनी बुट्टी को हासिल करके ही रहूंगा। ऐसे तुम्हारे समय बर्बाद होगा और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जिसे लोग कुल्हाड़ी का देवता कहते हैं। नाम है पुष्पा, पुष्पराज। इसके अलावा कोई भी उस झाड़ी बुट्टी को नहीं लेकर आ सकता है। जाकर उससे मदद मांगकर देखो। अपनी बेटी के लिए जल सिंह पुष्पराज के पास जाता है और उसे ढेर सारे पैसों का इनाम देने का वादा करता है बदले में उस झाड़ी बुट्टी की। पुष्पा उसे साफ इनकार कर देता है। पुष्पराज नाम है मेरा। मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूँ। तुम जैसे मतलबी और घटिया इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जाओ यहाँ से। तुम खुद का और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हो। ऐसे दोनों एक सिक्के के दो हिस्सों की तरह बात कर रहे थे। तभी केशव अपने दोस्त पुष्पा को समझाता है कि बात सिर्फ उस जल सिंह की नहीं है, बात एक छोटी बच्ची की जिंदगी की है। तब पुष्पा उस जंगल में जाने के लिए मान जाता है और उसके साथ में केशव और जल सिंह भी जाते हैं। पुष्पा रास्ते में कई सारे खूंखार जानवरों से अकेला ही लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। वो देखकर जल सिंह को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और वो मन में ऐसे सोचने लगता है, ये तो सच में ही कुल्हाड़ी का देवता है। ऐसे लड़ना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। आखिरकार पुष्पा उस पेड़ तक पहुंच जाता है और पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाते ही वो भयानक आवाजें शुरू हो जाती है। वो आवाजें सुनकर पहले केशव बेहोश होता है और उसके बाद जल सिंह। पुष्पा अकेला बहादुरी से उन आवाजों का सामना करते हुए उस पेड़ से जड़ी बूटी हासिल कर लेता है। आंख खुली तो जल सिंह और केशव जल सिंह के घर में थे और वहाँ पर वैद्य जल सिंह की बेटी का इलाज कर रहा था जड़ी बूटियों से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा। मैं तुम्हारे बारे में काफी सुना था लेकिन कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन आज अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया है। इसीलिए मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इस गांव में रहने वालों की जितनी भी मदद कर सकता हूँ उतनी मदद जरूर करूँगा। ऐसे जल सिंह सुधर जाता है और अच्छे से रहने लगता है।